नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का G20 शिखर सम्मेलन पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और इंडोनेशिया के बाली में 2022 का G20 शिखर सम्मेलन जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए बाली में मौजूद हैं। G20 देशों का यह 17वां शिखर सम्मेलन है। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रहा बाली शिखर सम्मेलन दुनिया के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए काफी खास हो जाता है। भारत के लिहाज से भी यह सम्मेलन बेहद अहम है। तेजी से बदल रही वैश्विक परिस्थितियों और खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक संकट के बीच भारत अगले वर्ष के लिए इस बेहद महत्वपूर्ण और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी और विश्व की कुल जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन की कमान संभालेगा। ऐसे में वर्तमान सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे और 1 दिसंबर से अगले वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन दुनिया के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी। प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त शेड्यूल है। इस दौरान 20 से अधिक कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र को पीएम ने संबोधित भी किया है। दुनिया के कुछ प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी की है। इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे। G20 सम्मेलन से लाइव भी जुड़ेंगे, आपको सम्मेलन से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर खींचा दुनिया का ध्यान। कहा मिलेट से कुपोषण और भूख का समाधान संभव। पोस्ट कोविड काल के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर दिया जोर। रूस यूक्रेन संकट पर G20 में पीएम मोदी ने जताई चिंता। संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने को दिया जोर। कहा अगले वर्ष बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमि में G20 के जरिए देंगे विश्व को शांति का संदेश। शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच दिखी गर्मजोशी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी हुई मुलाकात। और बाली में अब से थोड़ी देर बाद भारतीय समुदाय को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। तो इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया में इस वक्त G20 सम्मेलन हो रहा है। बाली में G20 सदस्य देशों का सम्मेलन हो रहा है और शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। G20 देशों का ये 17वां शिखर सम्मेलन है। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से और साथ ही साथ ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत अन्य कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में हो रही बैठक दुनिया के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बेहद खास हो जाती है। भारत के लिए शिखर सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि अगला मौका भारत का है जब वो इस ग्रुप के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इस ग्रुप की अध्यक्षता करेगा अगले 1 वर्ष के लिए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाली शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत के पास होगी। और साथ बढ़े सशक्त बने की मंत्र पर G20 का बाली शिखर सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के लिए सतत विकास को बनाए रखने पर सम्मेलन के दौरान चर्चा होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी सम्मेलन स्थल पर की। अगले ही महीने भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकें होंगी और ट्रॉइका देशों में पहली बार सभी विकासशील देश शामिल होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्रोइका का गठन करता है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि G20 के संकल्प सतत रूप से जारी रहे। और शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में क्या कुछ अहम बातें की, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र में हिस्सा लिया और इस दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, यूक्रेन के घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन इस दौरान तहस नहस हो गई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती और गंभीर हो गई है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। गरीब नागरिकों के पास दोहरी मार से जूझने की आर्थिक क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं कुछ नहीं कर पाई इस कोविड महामारी के दौरान और ये जो वर्तमान संकट चल रहा है, कठिन वैश्विक वातावरण में G20 समूह की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, इसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने का रास्ता हमें खोजना होगा, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प दिखाने का यह समय है। अगले वर्ष बुद्ध और गांधी की पवित्र भूमि में G20 के जरिए विश्व को शांति का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा अगले वर्ष भारत अध्यक्षता कर रहा है। महामारी के दौरान भारत ने अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी में कई जरूरतमंद देशों को भी खाद्यान्न की आपूर्ति की है। इसके साथ ही साथ आज हो रही उर्वरकों की कमी कल का खाद्य संकट है, इस बात को समझने की जरूरत है। खाद्यान्न के सप्लाई चेन को स्थायी और सुनिश्चित रखने के लिए आपसी सहमति बनानी चाहिए, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिलेट्स यानी बाजरा से कुपोषण और भूख का समाधान संभव है। खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जोर शोर से मनाना चाहिए। भारत इस पर लगातार फोकस कर रहा है, मिलेट्स पर, बाजरा पर। पोस्ट कोविड काल के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना होगा पोस्ट कोविड काल के लिए। क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है भारत। यह प्रतिबद्धता भारत ने बार बार जताई है और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आज ये प्रतिबद्धता जताई। 2030 तक भारत की आधी बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से पैदा होगी। 2030 तक भारत की आधी बिजली रिन्यूएबल सोर्सेस से पैदा होगी, ये प्रधानमंत्री का कहना था। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो वैश्विक संकट है इस वक्त, इससे निपटने के लिए हम सबको आगे आना होगा। ये बेहद बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है उसका भी डिप्लोमेसी के जरिए समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विश्व के नेता थे, उस समय के तत्कालीन नेताओं ने समाधान खोजा था और आज जब ऐसा संकट सामने खड़ा हुआ है तो इसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी हम सब की, यानी कि विश्व नेताओं की है। और ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि इस संकट का समाधान खोजा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें G20 शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य पर आयोजित सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बाद बदले वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही वैक्सीन और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अपने प्रारंभिक संबोधन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि हमें स्वास्थ्य के अगली आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। G20 leaders, our world is recovering from the COVID-19 pandemic, but we must not be complacent. The next health emergency might just happen anytime. This time, the world must be ready. Preparedness will save our lives and our economy. G20 needs to take immediate concrete steps. First, global health architecture must be strengthened. We need a stronger and sharper WHO. Solidarity and justice must be the soul of the global health architecture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी साथ बढ़े, सशक्त बने।
और सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। ये जो गर्मजोशी है दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये गर्मजोशी, ये तरंगता, ये जो मित्रता है, ये साफ तौर पर देखी जा सकती है किस तरह से दोनों देशों के बीच में ये और प्रधानमंत्री मोदी के जो निजी रिश्ते हैं वो डिप्लोमेसी के दौरान भी काम आते हैं। और ये तस्वीरें जिस तरह से आपने देखी, ये अक्सर देखने को मिलता है जो प्रधानमंत्री जिस तरह से निजी रिश्ते रखते हैं देश के प्रमुखों के साथ में। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो बाइडेन के साथ में उनकी जो एक अतरंगता कही जानी चाहिए या जो निजी रिश्ते हैं वो उसकी एक झलक देखने को मिली, जिस तरह से दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनौपचारिक मुलाकात कैसी रही, इस पर सभी की निगाहें थी। अमेरिकी राज्य विभाग के हिंदी प्रवक्ता जेड तरार से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच गजब की केमिस्ट्री है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती का आधार लोकतंत्र है। हमारे साथ जेड तरार मौजूद है जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हिंदी स्पोक्स पर्सन है। सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन मिले G20 समिट में, एक वार्मथ और एक बेहतरीन केमिस्ट्री देखी। इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? G7 में भी उनका सेम तरह का इंटरेक्शन रहा था। मेरे ख्याल में आप तस्वीरों को देख के ही समझ सकते हैं कि ये एक गर्मजोशी है, बाहमी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच। और हाँ, ये भी है कि जो दोस्ती है अमेरिका और इंडिया के बीच वो एक बुनियाद पे है। और बुनियाद ये है कि हम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अगर आप जितने भी वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर आप देखें तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिन पर अमेरिका और इंडिया एक साथ काम कर रहे हैं। G20 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे ख्याल में पूरी विश्व में वाहिद है, एक ही है। यानी कि जो G20 देश हैं वो 80% पूरी ग्लोबल इकॉनमी बनती है इससे। तो हम समझते हैं कि अगर हमने जो बहुत बड़े वैश्विक समस्या हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, उनको अगर हमने उनका मुकाबला करना है, उनका हल ढूंढना है हमने, तो हमने मिलकर करना है। तो यही उम्मीद है कि हम G20 के ज़रिए करेंगे और आगे आने वाले साल जब इंडिया का प्रेसिडेंसी हुआ वही होगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये G20 शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा, और इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अशोक जी, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का ये दौरा, भारत की स्थिति, G20 का शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे सवाल हैं दरअसल ज़हन में। भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? भारत अब अध्यक्ष बनने जा रहा है, सबसे पहले इसी की बात कर लें। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, जैसे आपने कहा, जो ये G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, और हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आपने जिक्र भी किया जो चुनौतियां हैं, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक का जो था, अभी तक उसका पूरा असर खत्म नहीं हो पाया था, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो। तो सभी दुनिया में सभी देश हैं वो उससे त्रसित हुए, पीड़ित हुए, ग्रसित हुए। अभी तक निकल नहीं पाए थे जो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध आ गया। अब ये युद्ध तो वहां पर यूरोप में चल रहा है, परंतु इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, वो पूरी दुनिया के ऊपर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर आ रहा है। चाहे खाद्यान्न पदार्थों के बारे में बात करें, ऊर्जा के बारे में बात करें, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें, डेट के बारे में बात करें, बहुत सारे जो देश हैं बहुत ऋणी हो गए हैं और सप्लाई चेन्स एकदम बहुत तहस नहस हो गई हैं। जैसे
आपने कहा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने वक्तव्य में आज सुबह कहा, और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो हर देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि अब डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में तो हुई है, परंतु अगर आप अमेरिका में देखें, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में देखें, यूरोप में देखें, तो वहां पर ऐसा है जो 40 साल में इतनी ज्यादा वहां पर इन्फ्लेशन हुई नहीं है, और वहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी पड़ गई है, एनर्जी सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा बुरा असर है। तो ऐसे समय में भारत ने जो इन सब चीजों के साथ जैसे जूझा है, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरी दुनिया इसको देख रही है और भारत की तारीफ कर रही है, जो कैसे हमने अपने वैक्सीन बनाए, अपने लोगों को 2 बिलियन वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर किए हैं, और करीब 100 देशों से ऊपर 200 मिलियन वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं, और उसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। तो पूरी दुनिया को भारत के ऊपर विश्वास है। जो भारत जो कुछ कर पाया है अपने देश में भी, वही मार्गदर्शन भारत पूरी विश्व का भी आगे चलते हुए कर पाएगा। जी जी, निश्चित तौर पर। अब तो हमारे साथ में आप बने रहिए, हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरुण भी बने हुए हैं इस वक्त बाली से, वो सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। जी अरुण हमारे साथ में बने हुए हैं। अरुण, स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, किस तरह से इस शिखर सम्मेलन में जो भारत की बात थी प्रधानमंत्री ने जो रखी है, किस तरह से इसको विश्व देख रहा है, किस तरह से दुनिया देख रही है, और खासतौर पर जो समाधान प्रधानमंत्री ने एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि सुझाए, जब भूख और खाद्य संकट की बात होती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मिलेट्स के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह से तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही, किस तरह से लिया इसको दुनिया ने? देखिए, जहां तक वर्ल्ड लीडर्स की बात है, सबसे पहली बात तो है कि गर्म जोशी दिखाई दी तमाम वर्ल्ड लीडर्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की है। चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो, फ्रेंच लीडरशिप हो, या डेवलपिंग कंट्रीज की जो टॉप लीडरशिप है, उनके साथ में बहुत गर्म जोशी के साथ में G20 की साइडलाइंस पर उनकी मुलाकात रही है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट जो सेशन था आज का, यानी कि फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत ही प्रोमिनेंट सेशन था, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंटरवेंशन रहा था। और इस इंटरवेंशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस बात पर दोनों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है जो शायद निग्लेक्टेड था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि फर्टिलाइजर जो क्राइसिस आज की तारीख में चल रहा है, ये कल की फूड क्राइसिस साबित हो सकती है, जिसको इग्नोर ना किया जा सके, और एक बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाए, सप्लाई चेन्स को दुरुस्त किया जा सके, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे। तो ये बहुत बड़ा आप एक इंटरवेंशन के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट उनका इंटरवेंशन था वो एनर्जी को लेकर के रहा था। हम जानते हैं कि यूरोप जैसे जो देश हैं वहां पर भी इस समय पर एनर्जी अवेलेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, क्राइसिस चल रही है एनर्जी की, लेकिन भारत ने हाई वॉलेटिलिटी एनर्जी या एनर्जी प्राइसेस या फिर कमोडिटी प्राइस के बीच में बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस अपने भारत के अंदर ये इंश्योर किया कि कैसे कमोडिटी के प्राइसेस को एक तरह से कंट्रोल रखा जा सके, लोगों को एक अफोर्डेबल एनर्जी मिलती रहे। इस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया इस इंटरवेंशन के दौरान कि ये समय एक तरह से बंदिश है या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का नहीं है, एनर्जी की सहूलियत सबको होनी चाहिए, एनर्जी फॉर ऑल की उन्होंने बात कही है इस सत्र के अंदर। लेकिन प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है जो हमें सोर्सेस में बता रहे हैं कि जब G20 समिट पूरा हो जाता है तो एक G20 कम्युनिके निकल करके आता है। तो अभी जो ड्राफ्ट को जिस पर सबकी सहमति बनती हुई दिखाई दी है डे 1 पर, वो उस बात को लेकर के जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब वो SCO समिट गए थे, जब उनके साइडलाइंस पर रशियन लीडरशिप के साथ में बातचीत हुई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद में अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई है, ऐसे में एक साझा प्रयास की जरूरत है कि हम लोग सब लोग खड़े हो सके। ऐसे में उसी बात का एक तरह से कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि जो G20 का जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है, इस बात को रखा गया है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर, और एक तरह से सबको एक तरह से जो पीस के रास्ते पर अपनाते हुए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेवलपिंग कंट्री के टॉप लीडर के तौर पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो बातें हैं, जो वो जिस तरह के इंटरवेंशंस
कर रहे हैं, वो एक तरह से डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के हितों की बात कर रहे हैं, और इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग का काम करते नजर आए। तो जाहिर सी बात है, भारत का स्टेचर आप एक तरह से कह सकते हैं यहां से बहुत ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया तक G20 समिट की बात की जाए तो। जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चर्चा है इस पूरे सम्मेलन में, किस तरह से इसको देखते हैं और भारत का रुख? देखिए, भारत की रुख की बात की जाए तो हेल्थ को लेकर के आप इस पूरे साल जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, चाहे क्वाड की बात कर लीजिए, आप SCO की बात कर लीजिए, G7 की बात कर लीजिए, हेल्थ को लेकर के कहीं ना कहीं भारत की एक तरह से काफी प्रशंसा की गई है वर्ल्ड लीडर्स द्वारा भी, और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आप जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी बात कर लीजिए, डॉक्टर टेड्रोस से भी आज जो साइडलाइंस पर मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुई है। तो प्राइमरीली बात निकल करके आता है कि भारत जहां एक तरफ आयुष की बात कर रहा है, आयुर्वेद की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर केवल अपने देशवासियों को वैक्सीन मुहैया नहीं करी, तो लगभग 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुहैया भी कराई है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ ये आता है जो कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो लीडरशिप उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास में, तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर पैंडेमिक्स कैसे रोका जा सके, अब इस बात पर फोकस होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले से इस बात की वकालत करते रहे कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, जब उनका वक्तव्य रहा था कि अब इस पैंडेमिक को चलिए हमने झेल लिया, इससे हम अब आगे निकल करके बाहर निकल रहे हैं, वी आर रिकवरिंग टुगेदर, लेकिन क्या फ्यूचर में पैंडेमिक दस्तक दे करके आएगा? क्या फ्यूचर में अगर पैंडेमिक आते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ रिलेटेड है क्या डेवलप कंट्रीज के बराबर है? क्योंकि जब पैंडेमिक्स आते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है, नुकसान सबका बराबर होता है, लेकिन जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होता है, तैयारियां दुरुस्त होती है, वो शायद अपने आप को बचा पाते हैं। तो इस G20 में अगर हेल्थ के मोर्चे पर देखा जाए तो तमाम देश जो ड्राफ्ट कम्युनिके जब बन करके आएगा तो ये बहुत लाइकली है कि इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे जो एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, उस एक्सपीरियंसेस को कैसे हम अमल में ला सके, और एक तरह से साझा प्रयास कैसे हो सके कि अगर फ्यूचर में कभी कोई पैंडेमिक आता है तो उससे कैसे निपटा जा सके, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन, ये कैसे मुहैया कराया जा सके, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो जिसका मैं इंटरवेंशन का जिक्र कर रहा था, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, वो जाहिर सी बात है हर वर्ल्ड लीडर्स की निगाहें उस पर गई हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि अब नेक्स्ट ईयर की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास में होगी, तो दुनिया भर की निगाहें और भी भारत के ऊपर आती है कि आखिर भारत क्या कुछ विजन रखता है, जहां तक इस पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम की अगर हम बात करें तो, या फिर अब जो फ्यूचर जो G20 समिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर इंडिया के अंदर, उसकी अगर बात करें तो। जी, निश्चित तौर पर। और बात अगर भारत के लिहाज से कही जाए तो जो भारतवंशी हैं बाली में मौजूद, इंडोनेशिया में मौजूद, वो बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो जहां भी भारत के लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया भर में है। क्या कुछ जानकारी आप देंगे, कितना उत्साहित है भारत के लोग आज जब प्रधानमंत्री शायद थोड़ी देर में अब संबोधन करेंगे? बिल्कुल निखिल, कुछ ही समय के अंदर आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कम्युनिटी एड्रेस, डायस्पोरा एड्रेस होने जा रहा है। अगर हम डे 1 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही एक्शन पैक दे रहा है, जहां हम इस बात को जानते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द विजिट प्राइम मिनिस्टर की, आप कह सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर, फोकस रहा G20 समिट के 2 वर्किंग सेशंस के ऊपर। कई सारे उन्होंने एक तरह से जो ग्लोबल लीडर्स है उनके साथ में उनकी बातचीत रही, वार्तालाप रही, हालांकि इनफॉर्मल मीटिंग्स थी, लेकिन जो प्रोमिनेंट पॉइंट ये है कि कल एक तरह से लगभग 8 से 10 बायलैटरल शेड्यूल हैं ग्लोबल लीडर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। और आज का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आप कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हर विजिट में एक कंपोनेंट रहता है, वो डायस्पोरा कनेक्ट को लेकर के है। तो इंडियंस जो इंडोनेशिया में रहते हैं काफी एक्साइटेड है, कई लोग टूरिज्म के तौर पर या फिर घूमने के लिए आए थे एज अ टूरिस्ट, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय पर, जहां तक इंडियन डायस्पोरा इवेंट बात की जाए तो बहुत लाइकली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे हम एक पैटर्न देखते हैं कि जिस भी कंट्री में जो डायस्पोरा इवेंट करते हैं वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सुनाते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जो इंडियंस दूसरे देश में रह रहे हैं वो एक ट्रू एम्बेसडर्स हैं हमारे भारत देश के लिए। तो वैसे ही जब वही एक एक्शन पैक्ड आप कम्युनिटी इवेंट कह सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो एक तरफ ग्रोथ स्टोरी बताते हुए दिखाई देंगे इंडोनेशिया वासियों को,
भारतवासियों को जो इंडोनेशिया में रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइमरीली जो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को भी हाईलाइट करेंगे कि अब 21वीं सदी का जो भारत है कितना बदल रहा है और किस तरह से एक बड़े रोल को एक बड़े स्टेचर पर लेकर के जा रहा है। तो सबकी निगाहें प्राइमरीली उसी कम्युनिटी इवेंट या फिर डायस्पोरा कनेक्ट पर रहेंगी। अब से कुछ ही देर के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जी, जो प्रधानमंत्री का कनेक्ट है अरुण, वो कहीं ना कहीं बेहद शानदार होता है। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज प्रधानमंत्री करते हैं जिस दौरान जिससे लोग सीधे सीधे उनसे जुड़ सके, कुछ आह्वान करते हैं। कई बार पर्यटन के लिहाज से वो कहते हैं कि आप आइए इंडिया, वहां विजिट करिए। या भारत में जब हम ये कहते हैं कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये जो समय है ये बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसे समय में क्या कुछ आपको लग रहा है किस तरह से प्रधानमंत्री कनेक्ट करेंगे आज बाली में भारतीय समुदाय के साथ में? देखिए, कनेक्ट करना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक नेचुरल स्टाइल है। हम इतने सालों से उनको देखते आ रहे हैं। अगर वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि जो भारत की जो कल्चरली जो रिच जो आर्ट होती है, गिफ्ट्स होती हैं, वो ग्लोबल लीडर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा कि G7 समिट हो गया, वहां पर जब गए थे, क्वाड में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे, SCO में गए थे, तो भारत के जो लोकल जो वीवर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हैंडलूम मेकर्स हैं, उन्होंने जो आर्ट बनाई हुई है, जो गिफ्ट है, जो हमारे भारत के जो कल्चरली जो रिच चीजें हैं, जो आर्ट है, उस गिफ्ट को कहना कि वर्ल्ड लीडर्स को देते हैं, जिससे कि वो भारत के कल्चरल जो पावर है, जो सॉफ्ट पावर है भारत का, जो भारत की डाइवर्सिटी है जो कल्चर की, वो शोकेस कर सके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसी दिशा के अंदर प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं कि कैसे कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत बेहतरीन स्टाइल है कि वो कनेक्ट करने के लिए एक तरह से एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बताते हैं, तो दूसरी तरफ वो आह्वान भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर हमें इंडिया को 2047 तक अगर जो नेक्स्ट 25 इयर्स के अंदर डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो जो इंडियंस जो इंडिया में नहीं भी रह रहे हैं, दूसरे देशों में भी रह रहे हैं, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे भारत, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडियंस जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको एम्बेसडर्स कहते हैं, ट्रू एम्बेसडर्स प्राइमरीली जो कि भारत के हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनका एक तरह से योगदान काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हमने इस बात को देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को कभी हाईलाइट करना नहीं भूलते कि कोविड पैंडेमिक का टाइम हो या कोई भी चैलेंजिंग टाइम हो, जो इंडियंस जो अब्रॉड रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है भारत के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, और ये जो भारतीय जो हर जगह रह रहे हैं भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप आज की तारीख में बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स ले लीजिए, बड़े से बड़ी कंपनी या कॉन्ग्लोमरेट्स देख लीजिए, वहां पर इंडियंस का एक दबदबा वहां पर कायम है। वही जो कल्चरल कनेक्ट की बात की जाए, क्योंकि इंडिया और इंडोनेशिया टूरिज्म से बहुत जुड़े हुए हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर रहता है। जहां तक बात की जाए तो हिंदू टेम्पल की बात की जाए तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल है जहां इस समय पर हम लोग मौजूद हैं। तो ये दिखाता है अपने आप में कि जो कल्चरल लिंकेजेस को कैसे कनेक्ट कर सके भारत और इंडोनेशिया, कैसे और नजदीक आ सके कल्चरल लिंकेजेस के माध्यम से, ट्रैवल टूरिज्म के माध्यम से, बिकॉज ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिससे कोविड के बाद में सबसे ज्यादा एक तरह से जिसको नुकसान हुआ था। तो जाहिर सी बात है इन तमाम मोर्चों पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत लाइकली कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे जब वो कुछ समय बाद में इंडियंस या जो डायस्पोरा है उनसे कनेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जी, अगर थोड़ी सी जो वैश्विक समुदाय है G20 में, जो वैश्विक नेता है दरअसल, अगर उनकी चर्चा की जाए, किस तरह से ये देख रहे हैं आप जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसकी छाया में ये सम्मेलन हो रहा है, कितना कुछ असर उसका दिख रहा है और किस तरह से इस सम्मेलन का आकलन करेंगे आप? देखिए, जहां तक रूस और जो यूक्रेन क्राइसिस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है ये डोमिनेंटली यहाँ पर G20 समिट की बात की जाए तो यहाँ पर ये मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन्स डैमेज हुई है, इम्पैक्टेड हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी देखिए इन्फ्लेशन एक कंसर्न बन रहा है दुनिया भर के लिए, बिकॉज आप देखिए सप्लाई चेन्स नहीं इंटैक्ट है, सप्लाई चेन्स पर काफी और खासा इंपैक्ट हुआ है। तो ये एक तरह से रशिया यूक्रेन की वजह से कई सारे कास्केडिंग इंपैक्ट है जो दुनिया भर को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें इन्फ्लेशन एक की फिगर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई चेन जो है दुनिया भर के अंदर वो डिस्टर्ब हुई है, साथ ही कमोडिटी प्राइसेस है वो काफी वोलेटिलिटी के साथ उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में रशिया यूक्रेन क्राइसिस जाहिर सी बात है बहुत छाया हुआ है जब तक G20 समिट की बात की जाए। लेकिन मैं आपको फिर से उस बात को दोहरा दूं निखिल कि जब SCO समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रशियन लीडरशिप के साथ में मिले तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात का जिक्र किया था कि ये जो सदी है
वो एक तरह से गांधी और बुद्ध के आदर्शों को आगे लेकर के जाने वाली सदी है और उनके आदर्शों को हमें आगे लेकर के जाना होगा। एंड दिस टाइम इज नो टाइम फॉर वॉर। आई मीन ये युद्ध का समय नहीं है जहां तक ये, और सीधा एक तरह से मैसेज था रशियन लीडरशिप को। और इससे भी पहले हम जानते हैं कि चाहे रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप आपस में शांति से बात कीजिए, शांति के साथ में आप आगे बढ़िए और एक तरह से संघर्ष विराम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया के हित के अंदर है। तो वही जो कम्युनिके, जो G20 का जो कम्युनिके का जो ड्राफ्ट है, जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि वो उस बात को कहीं ना कहीं इस कम्युनिके के अंदर जगह मिली है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर। इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही कर चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि किसी पर सैंक्शंस लगाने से, बैन, रेस्ट्रिक्शन लगाने से बात नहीं बनेगी, इससे चीजें एस्केलेट होंगी और जो ह्यूमैनिटी है फाइनली अब कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ेगा। जो ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि अगर क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस के भाव में अगर उठापटक हो रही है तो इसका आम आदमी को एक से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए ये वॉर का या फिर युद्ध का समय नहीं है, ये समय है कि कोविड पैंडेमिक के बाद में कैसे रिकवरी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके और प्राइमरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में तमाम देश आगे आ सके और जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको कैसे एक साथ मिलकर के निपटा जा सके। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं कि वन अर्थ वन फैमिली की बात कर रहे हैं और इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन का संकट कहीं ना कहीं यूरोपियन मीडिया, यूएस की मीडिया, जो तमाम मीडिया हाउसेस है उनकी निगाहें उस पर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर संदेश है कि दिस इज नो टाइम फॉर वॉर। और हाँ, जाहिर सी बात है कि यह समय है कि कैसे हम लोग अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड रख करके कैसे हम एक साथ आगे आ सके, ताकि अर्थव्यवस्थाओं को अर्थव्यवस्थाओं को कैसे बढ़ावा देकर के महंगाई पर लगाम लगाई जा सके और सप्लाई चेन्स को फिर से इंटैक्ट किया सके, जैसे कि कमोडिटी के जो प्राइसेस जो बढ़ रही है, जिसमें उठापटक देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं फिर से वो एक तरह से स्टेबल होती हुई नजर आए। तो यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर एक ह्यूमन टच या पीपल सेंट्रिक अप्रोच को लेकर के आना, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की एक तरह से आवाज बनकर के यहाँ पर निकल करके आना, ये इस बात का अपने आप में संदेश है कि कैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के इतर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात की, भारत इस बात की वकालत कर रहा है कि हमें युद्ध का रास्ता छोड़ बुद्ध की राह पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, युद्ध का रास्ता छोड़कर बुद्ध की राह पर आगे बढ़ना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अरुण, हमारे साथ में पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी भी बने हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपने सुना कि अरुण कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत का ये आह्वान है और ये उनकी लाइन भी है कि युद्ध का रास्ता छोड़कर अब बुद्ध का रास्ता अपनाना होगा। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कहा कि अगले वर्ष बुद्ध और गांधी की धरती से शांति का संदेश देंगे। आज का ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये रूस यूक्रेन युद्ध की छाया में हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस सम्मेलन को? क्या कुछ आकलन करेंगे, क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं जो G20 का अगर हम देखें जो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक डिस्कशंस का, जो भी पूरी दुनिया में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं आर्थिक क्षेत्र में, तो उनको कैसे, उनके साथ कैसे जूझा जाए, कैसे उनके लिए पॉलिसी कुछ फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सब देश उसके ऊपर पूरा कर सकें। जी देखिए, ये एक केवल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बातचीत होती है। G20 के पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी नहीं है जिससे कि जो यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और देशों के द्वारा। ये सब उनके लिए एडवाइजरी बनता है, ये सब उनके लिए सजेशंस बनते हैं, प्रपोजल्स बनते हैं, यानी कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, उनको आगे लेकर जाएं। जी और दूसरी बात ये है जो ये पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दों के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए ये तो बात बिल्कुल ठीक है, जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। और बिल्कुल ये जो सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये रूस और यूक्रेन की उसकी छाया में हो रहा है, तो उसका जरूर जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है, चाहे हमने जैसे बात की खाद्यान्न पदार्थों की, चाहे हमने ऊर्जा की बात की, उर्वरक की बात की, फर्टिलाइजर की बात की, सप्लाई चेन्स के डिस्ट्रप्शन की बात की, डेट की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये हालांकि जो ये लड़ाई है, युद्ध है, ये तो केवल यूरोप में एक छोटे क्षेत्र में निहित है, परंतु इसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो इसीलिए इसके बारे में तो जरूर वहां पर बातचीत की जाएगी, की गई है। प्रधानमंत्री ने अपने आह्वान में भी, अपने उद्बोधन में ये कहा है
जो हमको इस लड़ाई को एकदम रोकना चाहिए थ्रू डायलॉग, थ्रू डिप्लोमेसी, वो तो प्रधानमंत्री शुरू से कहते आ रहे हैं जी। परंतु उसके साथ साथ, और यही आपने देखा होगा, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भी शुरुआत में उनका यही कहना था, जो हमको इसको लड़ाई को रोकना है, यूएन का जो चार्टर है उसको हमें उसके निहित हमने आगे चलकर जाना है, और ये इसको जीरो सम गेम नहीं, इसको विन विन सिचुएशन सॉल्यूशंस हमको देखनी होंगी। तो यही जो अभी जो बातचीत वहां पर हो रही है, जो 3 सत्रों में बात होगी, एक हेल्थ इश्यूज पर, दूसरा फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर, और तीसरा डिजिटाइजेशन पर। तो ये मसले हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जब वो बाली के लिए गए, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा जो कैसे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे और तेज किया जाए, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ये सब जो मुद्दे हैं इनको कैसे हैंडल किया जाए। और क्लाइमेट चेंज, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक जो फॉर्मूला दिया है लाइफ का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो उन्होंने पिछले साल COP26 में दिया था ग्लासगो में, तो उसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। और जो मेरे विचार से भारत की अध्यक्षता होगी अगले 1 साल में, ये सब मुद्दे उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। और जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो अभी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, WHO हो, WTO हो, ये सब किसी भी ये जो मसले हैं, चुनौतियां हैं, उनको हैंडल करने में काफी असफल और असमर्थ रही हैं। तो इसको कैसे हम मल्टीलैटरलिज्म को कैसे रिफॉर्म करें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बहुत चुनौती होगी पूरे विश्व के सामने, जो भारत की अध्यक्षता में हम इसके साथ इसको हैंडल करेंगे। जी, निश्चित तौर पर चुनौतियों की बात करेंगे तो भारत अगले वर्ष इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तमाम सारी चीजें, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्रधानमंत्री का आह्वान रहा है COP26 में। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मिलेट्स के जरिए कुपोषण और भूख से का समाधान जो है वो संभव है। किस तरह से ये सारी चुनौतियां भारत की अगुवाई में आपको लगता है कि इनसे निपटा जा सकेगा, या इसके लिए कोई राह ढूंढी जा सकेगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मिलेट्स के बारे में प्रधानमंत्री ने आज कहा है, आपको याद होगा जो जब 15 सितंबर को समरकंद में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट के बारे में कहा था। G7 में भी उन्होंने मिलेट के बारे में कहा है। 2023 में ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। और हमने ये देखा है यहाँ पर भारत में जो ये बाजरा जो अन्न है, ये बहुत एक तो अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, मिलता है, और उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए इसको हम यकीनन बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसको जो ईयर ऑफ मिलेट है, इसको बड़े जोर शोर से हम इसको मनाएंगे। और जैसे ही जब हमारे यहाँ पर करीब 200 मीटिंग्स होने वाली हैं G20 की, और करीब 50 शहरों में इसकी मीटिंग्स होंगी, तो संस्कृति के से हटकर कल्चर तो हमारा प्रमोट करेगा ही। हमारे यहाँ पर जो क्या क्या विविधता है वो तो जो आएंगे, डेलीगेशंस आएंगे, वो तो देखेंगे ही, परंतु उसमें भी ये वाली सब जो चीजें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्यान्न हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने हर मल्टीलैटरल फोरम पर उन्होंने इसके बारे में बात की है। भारत के पास चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, तो यकीनन इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा, जो क्या भारत पूरी दुनिया को दे सकता है, जिससे कि जो चुनौतियां उसके सामने हैं उसके साथ वो अच्छी तरीके से बखूबी उनको उनके साथ किया। जी, हमारे साथ में अरुण बने हुए हैं, अरुण से भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अरुण, जो ये वक्त है, अभी का समय है, वो भारतीय समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत उत्साहित है भारतीय समुदाय, जैसा कि आपने जानकारी दी। क्या कुछ तैयारियां की उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की के स्वागत के लिए? निश्चित तौर पर बेहद उत्साहित होंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पे भारतीय समुदाय की जो बात की जाए तो एक तरह से मिनी इंडिया की जो झलक है वो पेश करते हुए नजर आएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात, जो कई सारे जो कल्चरल बेसिकली ये है कि आप कह सकते हैं कि जो भारतवासी, जो भारतवंशी यहाँ रह रहे हैं,
वो जो भारत को याद करते हैं, वो कहते हैं कई बार कि जब भारत के गाने बजते हैं, भारत का राष्ट्रगान बजता है, भारत के जब गीत बजते हैं, देशभक्ति के गीत बजते हैं, तो उनकी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि देश को मिस करते हैं। कल भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यहाँ अपने होटल पहुंचे, जब रात को देर रात यहाँ पहुंचे, तब भी जो भारतवंशी थे अपने आप को रोक नहीं पाया, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से होटल पर ही एक तरह से उनका जमावड़ा वहां पर आ पहुंचा उनसे मुलाकात करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनसे आकर के मिले। तो कई लोगों ने गीत गाए कि चिट्ठी आई है, इस तरह के कई सारे गीत गाए हैं। और जो आज जो हम देखेंगे जो कम्युनिटी इवेंट के अंदर, नो डाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है उस पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिरकार वो किस तरह से डायस्पोरा इवेंट में जो इंडियन डायस्पोरा है उनसे कनेक्ट करते हुए। हमने इससे पिछले के जितने भी जब डायस्पोरा को देखिए, अब यूरोप में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो डायस्पोरा इवेंट हुआ था, जर्मनी के अंदर, डेनमार्क के अंदर, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये बड़े डायस्पोरा इवेंट रहे हैं इस साल के, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक तरह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को वहां पर हाईलाइट किया। तो वहां दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2047 तक, जब भारत आजादी के अपने 100 साल पूरे करेगा, यानी कि जो अमृत काल की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर रहे हैं, इसमें ये इंडियंस जो दूसरे देशों में भी अगर रह रहे हैं, ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत की, इंडिया जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, उस लाइंस पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकता है अपने वक्तव्य को रखे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, चाहे डेनमार्क हो, जर्मनी हो, यूरोप के दौरे पर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बड़े डायस्पोरा इवेंट किए इस साल, उसमें इस पैटर्न पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने एक एड्रेस को रखा था। तो वही उम्मीद की जा रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तरह से मिनी इंडिया की झलक आपको देखने को मिनी इंडिया की झलक दिखाई पड़ेगी। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, आप दोनों खास मेहमानों से, और आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस आएंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं G20 सम्मेलन की। चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया बाली दौरे की, और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में ही बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है ये संबोधन, और इंडोनेशिया में जो भारतीय समुदाय है वो बेहद उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनने के लिए इस वक्त वहां पर मौजूद है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरुण शर्मा मौजूद हैं बाली से, और साथ ही साथ अशोक सज्जनहार जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अशोक सज्जनहार जी, आपके पास आते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, जब G20 जैसा कोई बड़ा एक इवेंट खत्म होगा तो उसके अंत में एक जॉइंट स्टेटमेंट या एक सामूहिक संकल्प जैसी एक व्यवस्था होगी, ऐसा समझा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध की छाया के बीच में ये सम्मेलन हो रहा है, कितना मुश्किल, कितनी चुनौतियां हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स पे पहुंचने के लिए, और कितना आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे सम्मेलन को ये जो युद्ध की छाया है वो उसको प्रभावित कर रही है? डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसको किसी प्रकार से नेगेटिवली इसको कोई प्रभावित नहीं करना चाहिए जी। परंतु ये छाया तो है, और पिछले हम देख रहे हैं, क्योंकि हर जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होता है G20 का, तो उसके साइडलाइंस पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। केवल साइडलाइन नहीं, पूरे साल तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। हमको मालूम है, जो अब इतने सारे ग्रुप बन गए हैं, जिसे कहा जाए T20 है तो वो थिंक टैंक्स, पूरे 20 देशों के थिंक टैंक्स बातचीत करते हैं। B20 है तो वो बिजनेस लीडर्स वहां पर बात करते हैं, और W20 है, विमेन लीडर्स बात करते हैं, वगैरह वगैरह। तो हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं निखिल, जो ये जो मीटिंग्स हुई हैं, ये फाइनल डिक्लेरेशन पर अग्री करने में ये सक्सेसफुल नहीं रही हैं, ये असफल रही हैं। क्योंकि यही बात है जो कि ये यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में इसको कैसे उन डिक्लेरेशन में दर्शाया जाए। और यही हमने देखा है, जो अभी आसियान का भी जो समिट हुआ, ईस्ट एशिया का समिट हुआ कंबोडिया में, उसमें भी ऐसे ही कुछ वो जॉइंट डिक्लेरेशन, कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं उभर कर आ पाई है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती होगी यहाँ के लिए। बहुत इसके ऊपर काम हो रहा है, परंतु जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं बाली से, और अरुण शायद इसके बारे में थोड़ा और
कुछ हमें बता पाएंगे, लेटेस्ट बता पाएंगे, जी। जो इसके ऊपर बहुत बातचीत हो रही है और सभी चाहते हैं जो G20 की जो बाली डिक्लेरेशन है वो कंसेंसस डिक्लेरेशन हो, नहीं तो अगर कई बार होता है जो जब ऐसी सज्जनहार जी, आपको रोकना चाहेंगे, ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बाली इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कम्युनिटी इवेंट के लिए पहुंच चुके हैं बाली में, और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत करने के लिए बाजे गाजे के साथ में घंटे की ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है आपको, और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए देखिए 2 लोग देव स्वरूप वस्त्र धारण करके यहां पर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस वाद्य यंत्र को बजाया, और उनके स्वागत में ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, और प्रधानमंत्री ने स्वयं खुद उनके हाथ से ये लेकर के इस वाद्य यंत्र को बजाया। ये प्रवेश के साथ ही प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर था, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, देखने लायक है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे निश्चित तौर पर पुलकित करने वाली हैं, प्रसन्न करने वाली हैं। आगे तस्वीरें देखिए लाइव बाली से। वक्त तस्वीरों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है कम्युनिटी इवेंट में। वहां आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने प्रवेश द्वार पर ही जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उनके स्वागत में खड़े होकर देवतुल्य पोशाकों में खड़े होकर के लोग, 2 व्यक्ति उनसे उनके हाथ में उन्होंने वाद्य यंत्र उनके साथ में बजाया, उनके साथ में सुर ताल लय मिलाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि उनके स्वागत में किस तरह से वहां पर तमाम लोग खड़े हुए थे, और उसके साथ में जो तस्वीरें प्रधानमंत्री ने खिंचवाई वो देख सकते थे कि किस तरह से जो स्वागत की इबारत है वो वहां लिखी जा रही है। बाली शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भारतीय समुदाय के साथ में ये समागम है, ये मुलाकात है, और प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे अब से थोड़ी देर में। दरअसल प्रधानमंत्री उस कम्युनिटी इवेंट के जो स्थान है वहां पहुंच चुके हैं, और उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपने अभी देखी थी, और कितनी महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें इस लिहाज से भी कि जब भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित होता है, प्रसन्नचित्त होता है, पुलकित होता है कि उनके नेता उनके बीच में पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री का जो जेस्चर है, जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनकी मुस्कुराहट है, वो तमाम लोगों का दिल जीत लेती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी जो है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो जुटते हैं हर देश में जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, और बाली में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वो भी इसी का गवाह बन रहा है। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दरअसल हमारे साथ में हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो हमारे संवाददाता हैं अरुण, वो जुड़े हुए हैं, और उसके साथ ही साथ में अशोक सज्जनहार जी जो कि पूर्व राजनयिक है वो भी जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी, अभी हमने बहुत बेहद कुछ आकर्षक तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो जेस्चर दिखाया, जो उनकी भाव भंगिमा थी, वाद्य यंत्र स्वयं बजाने लगे प्रधानमंत्री, उसके बाद जिस तरह से फोटो सेशन में वो शामिल हुए, एक गर्मजोशी दिखती है प्रधानमंत्री के इस अवसरों पर। भारतीय समुदाय के साथ जो वो कनेक्ट है वो शायद अन्यत्र नहीं दिखता। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं निखिल जी। जो प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो मेरे विचार से मैं कहूं, जो कि मुलाकातें होती हैं, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स हैं और बैंक्वेट्स हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पर है, परंतु मेरे विचार से जो उनका ये मुलाकात होती है, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, उनको जो एड्रेस करते हैं, मेरे विचार से उसका एक बहुत ही अपना स्पेशल प्लेस होती है, बहुत ही विशिष्ट स्थान होता है इसमें,
क्योंकि वो बिल्कुल इतना ही, जैसे आज हमने देखा जब वो वहां पर पहुंचे, इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल है उनका, इतना ज्यादा वो अपने को जैसे ये अपना बड़ा परिवार है और वो इस परिवार के सदस्य हैं या परिवार के वो शीर्ष हैं, उनके उस परिवार के हेड हैं, वहां पर वो जाते हैं बिल्कुल पूरे अधिकार से, और उनको जितना आदर मिलता है, प्रेम मिलता है, स्नेह भाव मिलता है, और उतना ही वो उनको सबको देते हैं, और सबको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और भारत के बारे में बताते हैं, जो भारत में क्या हो रहा है, भारत में आजकल क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या प्रगति हुई है। और ये तो बिल्कुल भारत का जो जिसे कहा जाए इंडिया स्टोरी तो आजकल बहुत ब्राइट स्टोरी है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में। और भारतीयों को भी जब ये सुनते हैं जो क्या नई चीजें हो रही हैं, तो उनको बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं। और इसीलिए ये तो बहुत सभी जो भारतीय न केवल उसी शहर के परंतु उस क्षेत्र के, मुझे तो पूरा यकीन है, जो केवल बाली के लोग ही नहीं, केवल इंडोनेशिया के लोग ही नहीं, परंतु जो और आसपास देश हैं, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, वहां से भी लोग जरूर बाली आए होंगे। ज्यादा इतनी दूरी नहीं है जिससे कि वो प्रधानमंत्री को देख सकें, उनके साथ जैसे कुछ समय व्यतीत कर सकें और जो कुछ वो बता रहे हैं उनको सुन सकें। तो मैं समझता हूं भारत के लिए, भारत और उस देश में जहां पर वो गए हैं प्रधानमंत्री, उन देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए और इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो हमारा डायस्पोरा है वो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी का बनकर उभरा है जब से प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बने हैं। जी, निश्चित तौर पर ये शायद इससे पहले भी जो देश के प्रमुख जाते होंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो लोगों से ज़रूर मुलाकात करते होंगे, इससे मैं मतलब इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको एक इवेंट के तौर पर करके और तमाम जिस भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से जुटते हैं, एक उत्साह का माहौल बनता है, कहीं ना कहीं भारत की छवि को भी वो बढ़ाता है, दर्शाता है। और एक जो जिस संबंध की बात आपने कही उस पर्टिकुलर देश से, उसको भी मजबूत करता है। एक नया ट्रेंड प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर शुरुआत में कहूंगा, अगर जब प्रधानमंत्री गए थे सितंबर 2014 में, उनकी पहली यात्रा थी बाहर, जब वो गए थे, और तब उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वहां पर लोगों को एड्रेस किया, और फिर उसके बाद और भी क्षेत्रों में जाकर, और वहां पर आपने देखा है जो कितने हजारों लोग वहां पर आ गए थे, और उसमें बहुत सारे गवर्नर्स थे लोकल स्टेट्स के, अमेरिका के, वहां पर बहुत सारे कांग्रेसमैन थे, बहुत सारे सेनेटर्स थे। तो इसीलिए वहां पर भी जब वो वहां के जो लॉ मेकर्स हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, वो देखते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री का और उनके अपने लोगों के साथ कितना अच्छा स्नेहपूर्ण और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उनको भी बहुत ये महसूस होता है। और भारतीय जनता जो वहां पर है उसका भी महत्व वहां पर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छा जिसे कहा जाए। जब भी अब प्रधानमंत्री गए हैं, चाहे वहां पर हाउडी मोदी उसमें हुआ हो, अमेरिका के बारे में ही बात करें, हाउडी मोदी वहां पर हुआ हो टेक्सास में, तो उसके बारे में भी वो आई थिंक वो कहते हैं जो इतना बड़ा जलसा, इतने ज्यादा लोग, 60-65 हजार लोग जो वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो कभी अमेरिका में, पूरे अमेरिका में किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और प्रधानमंत्री तो जहां गए हैं, चाहे वो म्यांमार हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कहीं भी हो, तो सभी एकदम जो भारतीय हैं उनका हुजूम वहां पर उमड़ पड़ता है। जी, निश्चित तौर पर जब हम कल्चरल कनेक्ट की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं अशोक जी, तो ऐसे में भी ये जो एक तरह से कहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाना चाहिए और ये कनेक्ट बढ़ाने की बात होती है, ऐसे में जो इस तरह का आयोजन होते हैं वो उसमें और गति देते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए, जो कम से कम ये कहा जाए जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पर तो पीपल टू पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां वो फ्री सोसाइटीज हैं, तो वहां पर वो आ जाते हैं, चाहे वो
यूके में हो या यूरोप के कुछ देशों में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, और जगह पर हो। परंतु जैसे मैंने कहा, जब वो नवंबर 2014 में गए थे म्यांमार में, जो वहां ईस्ट एशिया समिट था, वहां भी इतना बड़े समूह को उन्होंने एड्रेस किया था। और तब लोग, मुझे याद है, कह रहे थे, जो हमको मालूम ही नहीं था, जो म्यांमार में वहां पर उस समय भी वो था, इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, परंतु वहां पर हमारे भारतीय समूह के इतने ज्यादा लोग हैं। परंतु जहां वो जाते हैं, एकदम जो भी हॉल होता है, जो भी स्थान होता है, एकदम पूरी तरीके से भर जाता है। और जैसे आपने कहा, पीपल टू पीपल कनेक्ट, ये तो बिल्कुल स्ट्रेंथ है हमारी रिलेशंस की सभी इन देशों के साथ। और यहां पर भी जब अब बाली में एड्रेस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उससे रीच आउट करते हैं, और दोनों देशों के बीच में और दोनों देशों के जो जनता है उनके बीच में, सिटीजन्स हैं, उनको भी और साथ में लाने के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण कारगर साबित होता है। जी अशोक जी, एक बार फिर से G20 शिखर सम्मेलन की बात करें। प्रधानमंत्री ने कहा, और इस तरह की जिसको कहते हैं कि बात सामने आई कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। भारत कहता है कि चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या फिर जो आपने कहा कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इतर नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में पोस्ट कोविड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है और इसमें सबको आगे आना होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक जो अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर। तो उसमें कुछ जो देश थे वो वहां पर विजयी हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में, और कुछ थे जो हार गए थे। तो अब जो वीटो है वो उन देशों के पास है जो वहां पर जीते थे। अब जो 1945 की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है उसमें बहुत अंतर है। परंतु अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस के बॉडीज और इंस्ट्रूमेंट्स में देखें निखिल जी, तो उसमें कुछ खास अंतर आया नहीं है। वही 5 जो देश थे जिनके पास वीटो थे, वही उनके पास वीटो हैं। जो और कोई भी देश जो जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी है, जिनकी राजनीतिक महत्व जिनका बड़ा है, जिनका मिलिट्री स्ट्रेंथ बड़ा है, जो स्ट्रेटेजिकली और ज्यादा सामरिक तरीके से बहुत अच्छी। अशोक जी, आपको रोकेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इवेंट में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं।